हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं हमारा 9th का नेक्स्ट लेक्चर। सबसे पहले हम जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है, वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, अगर आपने कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा होगा, ये ऐसा कुछ ग्राफ होता है, इस साइड आपका एक्स एक्सिस होता है, इस साइड आपका क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। अगर और जहाँ पे ये दोनों एक्सिस मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ओके, अगर हमारा पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में चले, अगर हमारा पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चले तो हम बोलेंगे वो जो मोशन है वो कौन सी मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन। कौन सी मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन। यानी कि अगर आप देखें, अगर हम एक स्ट्रेट लाइन एक रोड पे चल रहे हैं, सिर्फ सीधे रोड पे चलते जा रहे हैं, इधर उधर नहीं हो रहे, तो जो वो हमारी मोशन है वो कौन सी है, वन डायमेंशनल मोशन है। यहाँ से अगर समझें, इनिशियली हमारा अगर पार्टिकल यहाँ पे हो, यहाँ पे इस पॉइंट पे, थोड़ी सी देर के बाद अगर वो यहाँ पे आ जाए, ठीक है, थोड़ी सी देर के बाद वो यहाँ पे आ जाए, तो अगर आप देखिए उसने इस पॉइंट के लिए y का कितना कोऑर्डिनेट है, 0, x का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। यहाँ पे दोबारा यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ पे x का कुछ ना कुछ अलग कोऑर्डिनेट होगा, बट y का तो कोई कोऑर्डिनेट नहीं है, y का तो सेम कोऑर्डिनेट है जो पहले यहाँ पे था। इसी तरह अगर यहाँ पे गया तो x का कुछ कोऑर्डिनेट होगा, बट y का कोई कोऑर्डिनेट नहीं है, सेम पहले वाला ही कोऑर्डिनेट चल रहा है, 0। तो ये जो मोशन है जिसमें एक ही x की वैल्यू यहाँ पे कुछ, लेट से x की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे x की वैल्यू 2 होगी और यहाँ पे x की वैल्यू 3 होगी। यहाँ पे हमारी x की वैल्यू तो चेंज हो रही है और y की वैल्यू यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी y की वैल्यू 0 और यहाँ पे भी y की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, तो y तो हमारा चेंज नहीं हो रहा, बट हमारा क्या चेंज हो रहा है, x चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, x चेंज हो रहा है। तो ऐसी मोशन जहाँ पे सिर्फ आपका एक कोऑर्डिनेट यानी एक डायमेंशन अगर चेंज हो रहा हो, उस मोशन को बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन। तो ये वन डायमेंशनल मोशन क्या है, मोशन इन विच ओनली वन डायमेंशन चेंजेस। सिर्फ एक डायमेंशन अगर चेंज हो रही है तो उस मोशन को हम बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन। अब देखते हैं, अगर पार्टिकल इनिशियली यहाँ पे होगा, यहाँ पे हुआ, ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे x की वैल्यू तो 0 है, ठीक है, और y की वैल्यू कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पे y की वैल्यू 1 मान ली, यहाँ पे y की कुछ वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी है, 0 है। थोड़ी सी देर के बाद हमारा पार्टिकल यहाँ पे आ गया, थोड़ी सी देर बाद हमारा पार्टिकल यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, y की वैल्यू तो इतनी की इतनी है, तो यहाँ पे y तो कितना है, 1 है। लेट से x कितना हो गया, 2 हो गया। थोड़ी सी देर के बाद हमारा पार्टिकल यहाँ आ गया, यहाँ पे y तो उतना ही है, y कितना हो गया, 1, x कितना हो गया, x यहाँ पे हो गया 3। तो अब यहाँ पे देखिए कि हमारा क्या होगा, y कोऑर्डिनेट यहाँ पे भी 1 था, y कोऑर्डिनेट यहाँ पे भी 1 था और y कोऑर्डिनेट यहाँ पे भी 1 था, बट x यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था। अब भी अगर इस सिचुएशन में भी देखें, अब भी हमारा सिर्फ कौन चेंज हो रहा है, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, सिर्फ एक डायमेंशन चेंज हो रहा है, वो कौन सा है, x डायमेंशन यानी x कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये मोशन भी कौन सी है, स्ट्रेट लाइन यानी कि वन डायमेंशनल मोशन। तो जितने भी आपकी स्ट्रेट लाइन मोशन है वो सारी की सारी क्या है, वन डायमेंशनल मोशन है। क्या है, वन डायमेंशनल मोशन है। एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल है जैसे ट्रेन हमारी चलती है, अगर स्ट्रेट लाइन चलें यानी स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या है, वन डायमेंशनल मोशन है। क्या है, वन डायमेंशनल होता है। अगर आपको दे दें कि आपको है ना सिर्फ एक स्केल दे दिया, लंबा सा एक स्केल है, सिर्फ उसी पे दे दिया कि आपको है ना एक छोटा सा पार्टिकल है, आपको वन डायमेंशनल मोशन करवानी है, आप उस स्केल पे करवा सकते हैं, क्योंकि स्केल क्या है, एक सीधी लाइन की तरह है, उसी लाइन पे हमें चलना है, क्योंकि हमें इधर उधर तो जाना नहीं, हमें तो सिर्फ एक ही लाइन के थ्रू चलना है। तो हम स्केल पे जो मोशन करेंगे वो कौन सी मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, टू डायमेंशनल मोशन। क्या है, टू डायमेंशनल मोशन। इसमें क्या होगा, आप है इमेजिन कीजिए आपकी जो कैरम बोर्ड की गिट्टी है, जब उसको आप खेलते हो, कभी वो इधर जाती है, कभी वो इधर जाती है, उसकी एक्स डायरेक्शन भी चेंज हो रही होगी या और वाई डायरेक्शन भी चेंज हो रही होगी। इसी तरह अगर एक फुटबॉल प्लेयर है, वो ग्राउंड में खेल रहा है, वो एक्स में भी जाएगा, वाई भी चेंज करेगा। तो एक ऐसी मोशन जिसमें आपके दो डायमेंशन चेंज हो रहे हो, जिसमें आपके दो डायमेंशन अगर चेंज हो रहे हो, तो ऐसी मोशन को क्या बोलेंगे, टू डायमेंशनल मोशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, मोशन in which two dimensions
कीप ऑन चेंजिंग। तो ऐसी मोशन क्या बोलेंगे? टू डायमेंशनल मोशन। एग्जाम्पल अभी लिया कैरम बोर्ड की जो आपकी गिट्टी है, या अगर मैं बोल दूं कोई भी आपके पास एक एंट है, चींटी है, उस चींटी को आप फर्श पे छोड़ दीजिए, वो कभी इस डायरेक्शन में जाएगी, कभी इस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। तो वो जो मोशन होगी, चींटी की जो मोशन है, वो क्या मोशन है? टू डायमेंशनल मोशन है। क्या है? टू डायमेंशनल मोशन है। तो टू डायमेंशनल मोशन के लिए हमें क्या चाहिए? एक लाइन पे हम टू डायमेंशनल मोशन बना सकते हैं? नहीं बना सकते। उसके लिए हमें क्या चाहिए? प्लेन चाहिए। क्या चाहिए? प्लेन। वी नीड ए प्लेन फॉर दिस टाइप ऑफ मोशन। इस टाइप के मोशन के लिए हमें क्या चाहिए? एक प्लेन। यानी लेट्स से एक मार्कर है, कभी मेरा मार्कर इस डायरेक्शन में जा रहा है, कभी मेरा मार्कर इस डायरेक्शन में। एक डायरेक्शन को x मान लीजिए, एक डायरेक्शन को y मान लीजिए। जो मेरे मार्कर की जो मोशन है वो भी क्या है? टू डायमेंशनल मोशन है, ठीक है ना। तो ये थी हमारी टू डायमेंशनल मोशन। ओके, अब बात करते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन की। कोई ऐसी मोशन जिसमें आपकी तीन डायमेंशन चेंज हो रही हो। क्या चेंज हो रही हो? तीन डायमेंशन, एक्स, वाई एंड जेड। लेट्स से अभी कैरम बोर्ड का एक हमने एग्जांपल लिया था। अगर वो कैरम बोर्ड की गिट्टी जब आपने मारी, वो ऊपर से ऐसे तो चली रही थी, अगर वो उछल के बाहर गिर जाती है, अगर वो जंप करके बाहर जब चली जाती है, एक्स तो चेंज हुआ, वाई भी चेंज हुआ और जेड भी चेंज हुआ। तो ऐसी जब जो मोशन की है कैरम बोर्ड ने की गिट्टी ने, वो क्या होगी? थ्री डायमेंशनल मोशन, ठीक है। या आपका जो एरोप्लेन जो उड़ता है, एरोप्लेन जो उड़ता है वो भी क्या है? थ्री डायमेंशनल मोशन है। या आपकी कोई भी इंसेक्ट है, या आपकी कोई फ्लाई है वो उड़ता है, या आपका काइट है, वो सब क्या करते हैं? थ्री डायमेंशनल मोशन, ठीक है। तो ये मोशन क्या होगी? मोशन इन विच ऑल थ्री डायमेंशंस चेंजेस। एग्जाम्पल क्या है इसके? एग्जाम्पल है एरोप्लेन, फ्लाइज जितनी भी आपकी, या काइट एटसेट्रा, ये सारी कैसी मोशन करते हैं? थ्री डायमेंशनल मोशन करते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझिए। दो टाइप की क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास फिजिक्स में मेनली। वन इज स्केलर क्वांटिटीज़, वन इज वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज़ के लिए आप समझिए, मैंने आपको कहा कि आप शुगर लेके आइए। आपने पूछा कि कितनी शुगर? मैंने कहा कि 5 किलोग्राम ले आइए, ठीक है। मैंने क्या कहा? सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया आपको। उस मैग्नीट्यूड के हिसाब से पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, आप 5 किलो चीनी मेरे पास ले आओगे, ठीक है। आपने कहा कि मेरे को बाजार जाके आना है। मैंने पूछा कितना टाइम लगेगा? आपने कहा कि 2 घंटे। ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए काफ़ी थी। ये इन्फॉर्मेशन आपने दी सिर्फ मैग्नीट्यूड में। ये वो जो मैग्नीट्यूड था मेरे लिए उस पॉइंट पे क्या था? कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा था। तो ऐसी क्वांटिटीज़, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसमें सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हो, जिसमें हमें सिर्फ किसकी? सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हो और हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को बोलेंगे स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ या स्केलर क्वांटिटीज़। ओके, अब आपने पूछा कि है ना, मेरे को ये बताइए कि मेरे को है ना गोहाना जाना है यहाँ से, जींद से, तो कितना जाना पड़ेगा? मैंने कहा कि आप यहाँ से 40 किलोमीटर चले जाइए, ठीक है। आप 40 किलोमीटर चले गए और आप कहाँ पहुँच गए? कैथल पहुँच गए। क्या मैंने इन्फॉर्मेशन आपको गलत दी? बिल्कुल नहीं दी। मैंने कहा था कि गोहाना, आपने पूछा गोहाना कितनी दूर है? मैंने बताया कि 40 किलोमीटर दूर है। तो अब मैंने सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड प्रोवाइड किया और वो जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की वो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ठीक है। अगर मैं आपको बताता कि आप है ना ईस्ट साइड चलिए 40 किलोमीटर, तो जाके आप गोहाना पहुंचोगे, आप तो इस डायरेक्शन में चले गए, ठीक है ना। तो ऐसी क्वांटिटीज़, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज़। तो आप पूछेंगे सर और कितनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं? तो वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिएगा और साथ ही साथ क्या चाहिएगा? डायरेक्शन भी चाहिएगी। ध्यान से समझिए, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिसमें सिर्फ हमें किसकी ज़रूरत है? मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है। यहाँ पे
डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, हमें डायरेक्शन कोई ज़रूरत नहीं है। बट वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिसके लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिएगा और क्या चाहिएगा, साथ ही साथ डायरेक्शन भी चाहिएगी। तो स्केलर क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ whose description is only given by the help of magnitude only such type of quantities are known as scalar quantities. तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसकी डिस्क्रिप्शन अगर हमें देनी हो तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड की। किसकी, सिर्फ मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड ओनली। तो ऐसी क्वांटिटीज को बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। इसके एग्जांपल क्या है, इसके एग्जांपल हैं आपका डिस्टेंस, वर्क, एनर्जी, मास एटसेट्रा। ठीक है, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को आप बोलेंगे स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी कैसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसके साथ हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और साथ ही साथ क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। तो इसके लिए लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज whose description is given by magnitude as well as by direction। ऐसी क्वांटिटीज को क्या बोल देंगे, वेक्टर क्वांटिटीज। और इसके एग्जांपल क्या है, इसके एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एटसेट्रा। ठीक है, तो ये क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया गया स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का। ठीक है, अब बात आती है कि हमें ये तो पता चल गया कि स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है। स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है और वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड की भी जरूरत है और साथ ही साथ डायरेक्शन की भी जरूरत है। अब हम इनकी नोटेशन कैसे करेंगे। ठीक है, नोटेशन के लिए स्केलर में तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड। लेट्स से कोई क्वांटिटी है ए, ये इसका मैग्नीट्यूड दे देगा। ठीक है, बट वेक्टर क्वांटिटी के लिए चाहिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और साथ डायरेक्शन भी चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एरो का यूज करेंगे। जो भी क्वांटिटी है उसके ऊपर क्या लगा देंगे, एरो लगा देंगे ऐसे। ये नीचे वाली चीज तो क्या देगी, सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड देगी। क्या देगी, मैग्नीट्यूड। और ये एरो किसको डिनोट करेगा, डायरेक्शन को। किसको डिनोट करेगा, डायरेक्शन को। तो आपको स्केलर के लिए सिंपल नोटेशन और वेक्टर के लिए नोटेशन के साथ क्या चाहिए, एरो चाहिए। और ये एरो आपको क्या बताएगा, डायरेक्शन के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा, डायरेक्शन के बारे में। अगर हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, क्या निकालना हो, मैग्नीट्यूड बताइए भाई, मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड बताइए। इस मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, हम इसकी डायरेक्शन हटा देंगे। अगर डायरेक्शन हटा देंगे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड रह जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वेक्टर ऐसे लिख के बाहर क्या लगा देंगे, ऐसी दो लाइन लगा देंगे। ये क्या होता है, मॉडुलस। क्या बोलते हैं इसको, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। और मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या देता है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड देता है। क्या देता है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, तो ये थी इसकी नोटेशन के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। किसकी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। उससे पहले एक बात समझिए, लेट्स से ये हमारे पास क्या हो, कोऑर्डिनेट एक्सिस हो। यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस, और यहाँ पे क्या है, ये वाई एक्सिस, और ये क्या है, ओरिजिन है।
मान लेते हैं इस प्लेन में ये प्लेन बन गया, दो एक्सिस को अगर मिला के बनाएंगे तो क्या बनेगा, प्लेन बनेगा। इस प्लेन पे कोई यहाँ पे कोई पार्टिकल है यहाँ पे, ठीक है, तो इस पार्टिकल की ओरिजिन से इस पार्टिकल को मिला दीजिए, ओरिजिन से इस पार्टिकल को मिला देंगे, इसी लाइन से मिलेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये जो लाइन है ना ओरिजिन से इसको मिलाने वाली लाइन, इसको बोलेंगे इस बॉडी का पोजीशन वेक्टर। क्या बोलेंगे, इस बॉडी का पोजीशन वेक्टर। अपने प्लेन में कोई बॉडी यहां पे रखी थी, उस बॉडी को ओरिजिन से मिला दीजिए, जिस लाइन के द्वारा, जिस लाइन की हेल्प से ये दोनों मिल जाएंगे, ये ओरिजिन हो गया और ये क्या हो गया, बॉडी होगी। ओरिजिन और बॉडी जिस लाइन से मिलेंगे उसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। ये हो गया पोजीशन वेक्टर। ओके, ये पोजीशन वेक्टर हम किससे दिखाते हैं, आर, और उसके ऊपर क्या लगाते हैं, एरो लगा देते हैं, मोस्टली आर, और उसके ऊपर क्या लगाते हैं, एरो लगा देते हैं। ये क्या बन गया, पोजीशन वेक्टर बन गया, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर आपको क्या बताएगा, एक तो बताएगा कि ओरिजिन से इसकी दूरी कितनी है, और वेक्टर है तो साथ ही ये बताएगा कि ओरिजिन से आपका ये जो पॉइंट है ये किस साइड, किस डायरेक्शन में पड़ता है, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर आपको क्या बताएगा, पोजीशन वेक्टर बताएगा कि ये जो पॉइंट है जिसका ये पोजीशन वेक्टर है, ये पॉइंट ओरिजिन से कितनी दूर है और किस डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो पोजीशन वेक्टर आपको दो चीजों के बारे में बताएगा, ठीक है ना। ओके, अब बात करते हैं हम डिस्टेंस के बारे में। अब हमने कहा कि यहाँ से दिल्ली कितनी दूर है, आपने कहा कि सर 200 किलोमीटर दूर है, ठीक है। मैंने कहा यहाँ से चंडीगढ़ कितना है, सर आपने कहा कि 240 किलोमीटर दूर है, ठीक है। बट आपने देखा कि मैं यहाँ से दिल्ली गया तो 190 किलोमीटर में पहुँच गया, आपने कहा था 200, मैं तो 190 में पहुँच गया। यहाँ से मैं चंडीगढ़ गया, मेरे को लगा कि 300 किलोमीटर में पहुँचा मैं, तो आपने 240 कहा था। तो क्या होगा, आपका डिस्टेंस और मेरा डिस्टेंस क्या है, अलग अलग है। नहीं, जींद से जो आपका दिल्ली है या जींद से आपका चंडीगढ़ है वो तो आपका फिक्स है, बट वो आपने जो डिस्टेंस मेजर किया है वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने पाथ कौन सा फॉलो किया है, आपने पाथ फॉलो कौन सा किया है। तो डिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस क्या होता है, पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर। और उस पाथ में आपने जितना ट्रैवल किया है, उस पाथ में जितना आपने एक्चुअल में ट्रैवल किया है वही क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस की अगर डेफिनेशन लिखे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी। किसी भी बॉडी के द्वारा जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया गया है उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। आप 200 किलोमीटर में उसको पूरा कीजिए तो आपके लिए डिस्टेंस कितना हो गया, 200 किलोमीटर। मैं उसको 190 में पूरा कर रहा हूं तो मेरे लिए डिस्टेंस कितना हो गया, 190 किलोमीटर, ठीक है। तो एक्चुअल पाथ फॉलो जो आपने किया है वो जो जितना लेंथ है उसकी वही क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। अब आप बात कीजिए डिस्टेंस क्या है, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। डिस्टेंस does not depend on direction। किसी भी डायरेक्शन के ऊपर आपका डिस्टेंस डिपेंड नहीं करता। आप एक एग्जांपल लीजिए, मैं यहाँ से चला, मैंने 4 स्टेप लिए, ठीक है, मैं वापस हुआ, फिर मैंने 4 स्टेप लिए, दोबारा मैं यहीं पे आ गया। अब मैंने 4 स्टेप इधर लिए थे, 4 स्टेप इधर लिए थे, तो मैंने डिस्टेंस लेट से 10 मीटर ट्रैवल कर लिया होगा, 5 इधर और 5 इधर, ठीक है। बट मेरी पोजीशन तो जहां से मैं चला था वहीं पे आ गया, पोजीशन तो वही रही। तो डिस्टेंस में आपकी पोजीशन चेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर मैं यहाँ से यहाँ गया होता तो मेरी पोजीशन पहले से चेंज होगी, बट अगर मैं दोबारा फिर वहीं पे आ गया तो पोजीशन चेंज नहीं हुई। अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को देखें तो हमारी पोजीशन चेंज नहीं हुई। तो डिस्टेंस आपका, डिस्टेंस में क्या होगा, पोजीशन में और मे नॉट बी चेंज्ड। आपकी पोजीशन चेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। और जो आपका डिस्टेंस है वो आपका हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस इज ऑलवेज
पॉजिटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। बट कुछ एक फिजिकल क्वांटिटीज होंगी जो नेगेटिव भी हो सकती है, बट डिस्टेंस आपका हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। चाहे आप इस डायरेक्शन में चलिए, चाहे आप इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाइए, हमेशा आपका जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और डिस्टेंस के लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं, यूनिट है जो डिस्टेंस की वो क्या है, मीटर है। एसआई सिस्टम में जो इसकी यूनिट है वो क्या है, मीटर है। ठीक है, तो ये किसके बारे में था, डिस्टेंस की इंट्रोडक्शन के बारे में। और साथ ही साथ जो डिस्टेंस है आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है ये, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, डायरेक्शन के बारे में ऊपर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा, तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मैग्नीट्यूड के ऊपर। तो ये जो डिस्टेंस है, अपना जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब डिस्टेंस से ही मिलती जुलती एक और क्वांटिटी है, उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम है, डिस्प्लेसमेंट। अब उसको देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। ओके, आपके पास एक ए पॉइंट था और एक क्या था आपके पास, बी पॉइंट था। ठीक है, मैंने एक मेरा दोस्त था, वो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, दूसरा मेरा फ्रेंड था, वो बोला ना मैं तो ऐसे जाऊँगा, ऐसे, ये यहाँ गया। ठीक है, और थर्ड वन क्या था, जो मेरा थर्ड वन दोस्त था वो यहाँ से यहाँ सीधा गया। ये पाथ नंबर 1 है, ये पाथ नंबर 2 है और ये पाथ नंबर 3 है। ठीक है, 3 पाथ हो गए। इसका डिस्टेंस अलग होगा, इसका डिस्टेंस अलग होगा और इसका डिस्टेंस अलग होगा। बट देखिए, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो क्या है, सेम ही है। तीनों पाथ के लिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो क्या आपका सेम ही है। बट इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, तीनों का डिस्टेंस क्या है, अलग अलग है, क्योंकि पाथ फॉलोड ही तो है। इसने पाथ फॉलो ये किया है, इसका डिस्टेंस ये, इसने पाथ फॉलो ये किया, इसका डिस्टेंस ये, इसने पाथ फॉलो ये किया है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच का सबसे छोटा जो डिस्टेंस होगा ना, उसी को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो इन तीनों में से आपको सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा लग रहा है, इसमें ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, इसमें ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए और इसमें ऐसे गए। तो आपको इमेजिन हो रहा होगा ये जो डिस्टेंस है ना, ये 3rd पाथ वाला, वो सबसे छोटा लग रहा है। ठीक है, सीधे गए। तो सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा होता है, स्ट्रेट लाइन। कौन सा होता है, स्ट्रेट लाइन। तो इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स इज ऑलवेज बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो आपको याद रखना है कि सबसे छोटा डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों पॉइंट्स के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस, यानी कि हमारी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपकी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के ऊपर तो डिपेंड करती है, साथ ही साथ किसके ऊपर डिपेंड करती है, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अगर ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है तो ये क्या हो सकती है, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट जो है आपकी वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, मान लेते हैं अगर हम राइट साइड में जाएंगे तो हम डिस्प्लेसमेंट को क्या लेंगे, पॉजिटिव। अगर हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो हम क्या लेंगे, इसको डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव। ठीक है, लेट्स सी ये जैसे ये ग्राफ है, ओके, यहाँ पे ओरिजिन होगा। अगर हम इससे, ये पॉजिटिव एक्स साइड है, ये क्या है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है। ठीक है, अगर हम इस साइड चलेंगे तो सारा क्या होगा, पॉजिटिव, और इस साइड जाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव।
ठीक है। अगर हम यहाँ से 2 मीटर चले, अगर यहाँ से 2 मीटर चले तो ये जो 2 मीटर होगा ये क्या होगा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट +2, ठीक है। अगर हम इस डायरेक्शन में 2 मीटर चलते हैं तो क्या होगा, -2, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आपकी कभी 0 हो सकती है? सर बिल्कुल हो सकती है। कैसे? अगर हम एक सर्कुलर मोशन में चलते हैं, यहाँ से चले, घूम के दोबारा यहीं पे आ गए, ठीक है, तो आपका इनिशियल पॉइंट भी यही था और फाइनल पॉइंट भी यही था। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? सर जब दोनों एक ही जगह पे आ गए तो डिस्टेंस, इनके बीच का डिफरेंस तो कुछ हुआ ही नहीं। डजंट मैटर कि आपने पाथ कौन सा फॉलो किया है, अगर आप इनिशियल पॉइंट पे ही आगे दोबारा घूम के, ठीक है, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 0। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट coincide, then displacement is equal to 0। तो अगर आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही जगह पे आ जाएं, यानी कि यहाँ से चला, घूम के यहीं पे आ गया, डजेंट मैटर कि आपने पाथ कौन सा फॉलो किया, कितना भी किलोमीटर का आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया हो, अगर आपका फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट एक ही जगह पे है तो आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0 डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? 0 डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो इसकी जो यूनिट होगी, यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट है सर सेम मीटर, ठीक है, ओके। एक और बात, अगर आपसे पूछ लें क्या आपका डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है? हाँ सर हो सकता है, अगर ये पॉइंट ए हो और ये पॉइंट बी हो। अगर मैं पाथ ही ये स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करूं, अगर मैंने पाथ ही ये ट्रैवल किया बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, तो मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट, क्या आपकी डिस्प्लेसमेंट कभी आपके डिस्टेंस से बड़ी हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। वो इक्वल हो सकते हैं कब? जब हमारी बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन करेगी, ठीक है। हमेशा आपकी डिस्प्लेसमेंट आपके डिस्टेंस से क्या रहेगी, या तो इक्वल रहेगी या उससे छोटी रहेगी। तो यहां से लिखेंगे प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है या तो हमेशा डिस्टेंस से क्या रहेगी, छोटी रहेगी, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और इक्वल कब होगी, जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। आज का लेक्चर हम यहीं पे क्या करते हैं, ओवर करते हैं। तक आप अपना ख्याल रखिए, ओके।